टुडे टॉपिक इज HSSC सेट एग्जाम ऑफ फिजिक्स, यानी कि सेट के एग्जाम में जो आपकी फिजिक्स पूछी जाएगी भाई, उसमें आपके HSSC के दो ही फेवरेट यूनिट रहती है। एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वन इज मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स कह दो भाई, ठीक है। ये दो ही यूनिट पूछी जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी, कल इसके क्वेश्चंस, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, देन इसके क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ 2 है, बाकी आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है, आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपकी हो जाएगी। जैसे आई वाला चैप्टर है आपका, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये वाला कोई एक आध क्वेश्चन उसमें से पूछता है। मोस्ट ऑफ आपके 4 to 5 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स के आपके आते हैं, जिसमें से आपके 2 to 3 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है आपका चार्ज भाई। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मीन्स आपका हिंदी में बोले तो आवेश, ठीक है। कोई भी मैटर है जिससे भी बना होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, यानी कि जो हमारी विद्युत है उससे होने वाली जो भी घटनाएं हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो उन सब में क्या फ्लो कर रहा है आपका, उनमें वो सब कैसे ही आपका करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें आपके क्या होते हैं, आवेश होते हैं। यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका सिंबल क्या है भाई, किससे लिखोगे, इसका प्रतीक क्या है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इसके फिर क्या है, इसके 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको ना ध्यान देते हो। क्यू इज इक्वल्स टू एनी, जो लास्ट वाली है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। क्वांटाइज यानी कि जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, जो आपके एग्जिस्ट करेंगे, वो किसकी फॉर्म में करेंगे भाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर आपका पता है, इनकी वैल्यू 1 2 3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है आपका। Q इज इक्वल्स टू एन ई, क्या है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो आप सबको पता होना चाहिए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज पे कैसा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी। प्रोटॉन पे यही होता है सेम, बट प्रोटॉन क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। इसकी खोज किसने की, किसने बना, कैसे ये हुए, वो आपके केमिस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू +-NE। क्यू क्या है भाई, एनी चार्ज, कोई भी आवेश। अब आपसे कई बार यही पूछता है कि 5 कूलम चार्ज में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा भाई, इस तरीके से लिख देंगे, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, ऐसे पूछेगा भाई हिंदी में। अगर पूछेगा तो कितने नंबर ऑफ, नंबर का मतलब कितने होंगे आपके अणु, कितने होंगे परमाणु, कितने होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, मीन्स आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ये आपको गिवन नहीं होगा, या तो क्यू गिवन होगा एन पूछेगा, या एन गिवन होगा क्यू पूछेगा। क्यू की पहचान कैसे करोगे कि जिसके पीछे क्या लगा होगा भाई, कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट वैसे तो और भी है, स्टेट कूलम भी है, फ्रैंकलिन भी है आपकी, और ये फेराडे भी है आपकी। अदर यूनिट है आपकी चार्ज की। कई बार यही पूछता है 2 या 3 यूनिट देखे कि चार्ज की कौन कौन सी यूनिट है, तो यही आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन, मान लीजिए एन निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, एन को इधर रखो, इसको इधर लेके आओ, Q/E। अब 5 कूलम चार्ज में से पूछ रहा था, तो 5 Q की जगह 5, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 ×10⁻⁻19, ये माइनस है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस। ये पॉइंट है इसके नाम का, यहाँ 10, और ये कितनी होगी भाई, 10⁻19। अब 50 को 16 से डिवाइड कर दो, 3.1 समथिंग 10⁻19। अगर उसने अब एटम्स का है, कितने अणु पूछे हैं, तो अणु हो जाएगा, परमाणु पूछे हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कह रहा है, प्रोटॉन, यही हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे बनता है भाई, ठीक है, हुआ क्लियर। चार्ज का क्वेश्चन बनता है तो चार्ज की यूनिट पूछेगा, चार्ज में से आपका चार्ज दे देगा, एन पूछेगा, एन दे देगा, क्यू पूछता है आपका, ठीक है। सेकंड आता है इसमें आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट कहो या विद्युत धारा, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा विद्युत धारा। फिजिक्स में आपकी क्या है, सिंबल्स तो वही रहते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। ये बस नाम आपके विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं इंग्लिश वाले तो, और हिंदी वाले विद्युत धारा बोल देते हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक करंट को मैं किससे लिखूंगी भाई, आई से, जैसे हमने चार्ज को लिखा था क्यू से। तो क्या होता है, ये आपका चार्ज
अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। डेफिनेशन का कोई वो नहीं है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का मतलब आवेश, टाइम का मतलब समय। और ये आई का आपका पता ही है, इससे आई से ही लिखा जाएगा। चार्ज को क्यू से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा कहो या आई कहो एक ही बात है। तो अब इसका एसआई मात्रक क्या हो गया भाई? एसआई यूनिट, हिंदी में इसको बोल देंगे मात्रक। क्या होगा करंट का? देखो चार्ज का क्या होता है? गुलाम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। गुलाम पर सेकंड, और एस नीचे एक पावर ऊपर आएगी माइनस के एक हो जाएगी। और भाई इसको किसने बताया था करंट के कंसेप्ट को? एम्पियर ने। इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर कहो या ए कहो, ठीक है। एक यूनिट का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इकाई समय में किसी वायर में से यानी कि कितना आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहेंगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चार्ज कैसे आपका चेंज हो रहा है उसी को क्या कहेंगे भाई? करंट कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब जैसे आप मैथ में करते हो बेटा, डिस्टेंस वगैरह निकालते हो, जैसे आपको एपी का जीपी का सारे फॉर्मूले याद होते हैं, तो उसी तरीके से अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अब देखो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट से पहचान करनी होती है। मेन थिंग यही होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि गिवन क्या है। करंट की यूनिट या तो ए मिलेगी, या गुलाम पर सेकंड इस तरीके से लिखा मिलेगा, या इस तरीके से, या माइक्रो मिली। कई बार ये वर्ड आगे यूज कर देता है कंफ्यूज करने के लिए। माइक्रो को छोटे एम से, मिली सॉरी माइक्रो को तो म्यू से, मिली स्मॉल एम, मेगा कैपिटल एम। माइक्रो जहां भी होगा ना किसी भी यूनिट के आगे 10 की पावर -6, -3, मेगा 10 की पावर 6, ये आपके ज्यादातर यूज होते हैं, मिली, माइक्रो और मेगा, ठीक है। अब यहां अगर मैं लिखूं मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ए से पहचान होगी आपको क्या गिवन है भाई? करंट गिवन है। टाइम मैं कहूं भाई 10 सेकेंड या 10 माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रो म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। यू को ऐसे बना रखा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं पूछूं अब इसमें से चार्ज कितना होगा? चार्ज बोलो भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, दूसरे को दूसरी साइड। करंट इंटू टाइम, करंट की वैल्यू कितनी है? 10। मिली का मतलब कितना है? 10 की पावर -3। टाइम का मतलब कितना है भाई? 10। 10 इंटू 10 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3। अगर बेस सेम होते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, यानी कि अगर इनके आधार सेम होते हैं तो घात आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये प्लस की 2 माइनस की 3 कितना रहेगा भाई? 10 की पावर -1। क्या आएगा? ये क्यू है, क्योंकि यूनिट क्या होती है? गुलाम। कई बार तो यूनिट से ही, अगर यूनिट अलग अलग है, अगर आपको यूनिट पता है तो आप ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका करंट का था। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी कह दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चीज़ों का मायने नहीं रखता, यूनिट से ही पहचान होगी कि आपका क्या है क्या नहीं है। अगर आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे ही चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो भी पड़ी है थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, पोटेंशियल का मतलब विभव। कई बार पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देता है, विभवांतर, नाम से ही है भाई। विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दो विभव के बीच का अंतर, यानी कि किसी ए पॉइंट पे कुछ विभव है, बी पे कुछ और है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी से कनेक्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच यानी कि आपका कितना डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बट पेपर में तो यहाँ आपका यूनिट होगी भाई वी, सॉरी इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का मतलब कार्य है, चार्ज का मतलब आवेश, यही होता है हिंदी में। वी का मतलब विभव, इसको लिखेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको वी मिलेगी, ठीक है। तो कार्य अपॉन आवेश, आवेश में पहले बता चुकी हूँ। कार्य क्या होता है भाई? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका मैकेनिक्स में चला जाएगा। फोर्स यानी बल इनटू विस्थापन। इतना डिटेल में नहीं पूछता आपसे, अगर ये दोनों चीज है तो पहले आप वर्क डन निकालो, इतना नहीं पूछता। वर्क डन की यूनिट सबको याद है जूल। फोर्स की क्या होती है भाई? न्यूटन, आपने एन से भी लिखा होगा। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस
या लेंथ, डेप्थ, हाइट, कोई भी हो आपकी, ऐसा यूनिट क्या रहती है, मीटर। 3 टाइप के सिस्टम है आपके, MKS, CGS और FPS। कई बार इनमें यूनिट में आपका चेंज करता है। लेंथ, मास एंड टाइम, यानी कि जिसमें लेंथ मीटर में हो, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, वो कैसा सिस्टम है भाई, MKS। एक सिस्टम फॉलो करना है, या तो सारी यूनिट्स MKS में बना लो या CGS में, FPS में। ये तो आजकल यूज ही नहीं करते हैं, 2 ही यूज होते हैं लगभग, ठीक है। अगर आपकी लेंथ सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है, टाइम सेकंड में है, तो आप CGS सिस्टम में चल रहे हैं, या तो सारी यूनिट्स को इसमें चेंज करो या इसमें। लेकिन स्टैंडर्ड ये है बेटा, ठीक है। SI यूनिट या इंटरनेशनल जो यूनिट है आपकी, स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर जगह फॉलो होती है, वो MKS सिस्टम है, जिसमें लेंथ रहती है आपकी मीटर में, मास रहता है किलोग्राम में और टाइम रहता है सेकंड में, ठीक है। हम इसलिए वहीं से सारी यूनिट वही लिखवा रहे हैं। कार्य की क्या होती है भाई, या वर्क की कहो जूल, आवेश यानी या चार्ज कहो कितना है, गुलाम, जूल पर गुलाम। और जैसे आपका करंट का था, एक यूनिट तो आपकी ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से बन जाती है, ठीक है, ऐसा यूनिट। और दूसरा साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से बनती है। जैसे पोटेंशियल वाला कंसेप्ट वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए वोल्ट लिखा मिलेगा कई जगह, V कैपिटल V से ही लिख देगा वो, ठीक है। तो ये यूनिट से पहचान होगी आपकी। इसमें भी वही है, 2 चीजें हैं, क्या पता चार्ज गिवन ही ना हो, तो चार्ज का एक फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, Q = N या I = Q/T। क्या पता अगर आपको यहां से क्यों निकालना हो, करंट इनटू टाइम। अगर ज्यादा डेप्थ में पूछता है ना, तो बस यही पूछता है भाई, V निकलवाएगा आपको, Q देगा ही नहीं, वर्क दे देगा, यानी कि ये बोल देगा कि 15 जूल वर्क हो रहा है, या हीट एनर्जी, वर्क डन का हो, एनर्जी, कोई भी एनर्जी भी कह सकता है। एनर्जी आपकी पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, थर्मल, कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट क्या रहेगी भाई, जूल ही रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज करता है, वर्क डन और एनर्जी हमेशा ही इक्वल होते हैं। जितना वर्क डन आप करते हो, उसी की फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। वो चाहे पोटेंशियल है, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, तो इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। जियोथर्मल है, अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स हैं, उनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, वहां से आपकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के चैप्टर में आप अलग अलग टाइप की एनर्जी पढ़ते हो। सबकी यूनिट क्या होगी भाई, क्या पता वो एनर्जी दे दे, क्या पता वो वर्क दे दे, क्या पता वो हीट दे दे, हीट कहो या हीट एनर्जी कहो, उसकी भी यूनिट क्या रहेगी भाई, जूल ही रहेगी, ठीक है। और जूल ना देके इसमें बोले वर्क डन न्यूटन मीटर, क्या पता ये दे रखी हो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो न्यूटन मीटर भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यहां से आपको Q देगा ही नहीं, या तो Q आपको यहां से निकलवाएगा, या यहां से आप यहां से निकाल के यहां पुट कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में आपके 6 या 7 फॉर्मूले, आप उनको अच्छे से कर लो। अगर आपको वो याद है तो आप इधर उधर उनको करके आप निकाल सकते हो। कोई भी आपका न्यूमेरिकल जो भी आएगा ना पेपर में, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो यहां से हो गया आपका V वर्क अपॉन चार्ज, 2 दे देगा। मान लीजिए आपसे वर्क निकलवा रहा है, तो वर्क क्या होगा, V × Q। वर्क को इधर रखो, Q को इधर ले आओ, ठीक है। चार्ज इसको तो W से लिखेंगे, इसको किससे लिखेंगे, चार्ज को Q से। तो W निकलवा रहा है, तो इसको इधर ले आओ, V × Q हो जाएगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला, उसको 3 फॉर्म में आप कैसे बना सकते हो, ठीक है भाई। ऐसे है पेपर में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे या पोटेंशियल डिफरेंस कहे, दोनों में डिफरेंस है, बट यूनिट जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको वैल्यू देगा। या तो ये कहेगा भाई 5 वोल्ट से 10 वोल्ट आपका क्या है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 - 5 कितना आ गया भाई, 5 वोल्ट। अगर 2 पोटेंशियल दे रखे हो ना किसी के बीच में, तो आपको ऐसे करना है। अगर 10 - 5 दे रखा होता, 10 से 5 जा रहा है, कम हो रहा है, तो फाइनल माइनस नेगेटिव आ जाएगा, बट वो डायरेक्शन के कारण आ रहा है नेगेटिव। पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमेशा प्लस ही लेना है, ठीक है। ज्यादा में से कम वाला घटा के आप यूज कर सकते हो। अगर एक ही पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो न्यूमेरिकल में वही लो। इससे लेके यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो उनको घटा के आप यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका भाई ओम्स लॉ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट ही मान लो। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछता है भाई, ठीक है। ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत विभव। ये क्या था, विद्युत धारा। विद्युत विभव हमेशा किसके होता है भाई, अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, विद्युत धारा के। कब भाई, जब टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन क्या रखी जाए भाई, कांस्टेंट रखी जाए, ठीक है। V इज इक्वल्स टू I ×
आर। ठीक है, जब जिसको हटाते हैं ना डायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली कोई चीज, डायरेक्टली का मतलब क्या है भाई, ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगी। ठीक है, दिस विल इंक्रीज देन दिस इंक्रीज, इट विल डिक्रीज देन इट विल ऑल्सो डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली बोलते हैं। इसी को अगर मैं अब ऐसे लिख दूं 1/t, अब टाइम के क्या हो गया, इनवर्सली बोलेंगे, सिंबल वही है बट बोलने का तरीका चेंज हो गया 1/t। अब नीचे वाली चीज बढ़ रही है तो रिजल्ट क्या आएगा, कम ही आएगा। अब एक तो आपका 1/2 हो, एक 1/4 हो, एक 1/6 हो, किस में आएगा आपका कम या ज्यादा? 2 कम है बट रिजल्ट इसका देख लो 0.5 ज्यादा आ रहा है, 6 आपका ज्यादा है, रिजल्ट कितना आ रहा है 0.16 समथिंग करके। ठीक है, 1 ही आ रहा है इधर, तो अपोन में जितना ज्यादा रिजल्ट उतना ही कम, इसलिए इसको इनवर्सली बोलते हैं। V इज टू आई आर, वी की यूनिट हमें पता था वोल्ट, करंट की हमें पता था क्या भाई एम्पियर, आर की क्या है रेजिस्टेंस निकालो, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, फॉर्मूला आपका V बाई आई, V का मतलब वोल्ट पर एम्पियर, V बाई ए या V पर एम्पियर, और साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से भाई ओम, ये रहा भगवान का नाम ओम। इसका सिंबल क्या होगा, ये ऐसे बना देना, इसको क्या बोलेंगे भाई ओम। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछता है, 3 चीजें दिख रही हैं। अब डायरेक्टली का था तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है भाई आपका ऐसा ग्राफ बना देगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, यहाँ आपका V, यहाँ I, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, क्वेश्चन सेम है, देखना क्वेश्चन की सेंस को समझना भाई। इधर I है और इधर क्या है आपका V है। ठीक है, स्लोप, एक स्लोप का क्वेश्चन पूछता है, स्लोप हमेशा होता है बेटा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। कोई क्वांटिटी y एक्सिस क्या लो, कौन सी क्वांटिटी है, फर्स्ट ग्राफ में देखो और सेकंड में देखो। ठीक है, तो यहाँ v है, आप x एक्सिस, y एक्सिस क्या लो क्या आपका i है और इधर क्या है v है। i बाई v क्या होता है, v बाई आई r था, तो i बाई v क्या हो जाएगा भाई 1/r। तो ये तो आपको किसकी वैल्यू दे रहा है 1/r की, और ये वाला ग्राफ आपको किसकी वैल्यू देगा, ये देखो ना स्लोप, इसमें तो स्लोप आपको 1/r की वैल्यू दे रहा है, इसमें क्या देगा v बाई आई, v बाई आई क्या था आपका r देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, ये भी R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंसेज है भाई, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये पूछेगा कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 या R3 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2 R1। ठीक है, कौन सा रिलेशन है कम से ज्यादा की तरफ, तो आप एक कोई कॉमन पॉइंट ले लो, मान लीजिए आपने एक कॉमन पॉइंट ले लिया। ठीक है, उस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एक चीज कांस्टेंट कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे। अलोंग एक्स एक्सिस आपने भाई यहाँ v देखो तीनों के लिए ही क्या है सेम है, बट i की वैल्यू तीनों के लिए ही क्या है डिफरेंट है, तो i पे डिपेंड कर गया। अब v तो सेम है, इसके लिए r की वैल्यू क्या थी भाई, r इज इक्वल्स टू क्या होता है v बाई आई। यहाँ देखो v की वैल्यू तो क्या है, R1 के लिए भी v है, R2 के लिए भी v है, R3 के लिए भी v है। अब देखो अपॉन में क्या है करंट है, तो कहने का मतलब जिसमें करंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, जिसमें करंट कम उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, इनवर्सली का रिलेशन हो गया ना 1/i। अब जिसकी वैल्यू i की किसकी ज्यादा है सबसे बोलो, R3 के लिए ये रहा देखो i3 i2 i1, R1 है इसलिए इसको i1 बोल दिया, v तो तीनों के लिए ही सेम है, देखो इस पॉइंट पे v तो यही वैल्यू दे रहा है, इसमें i1 R1 के लिए i1 क्या है कम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा ज्यादा, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखूं मैं, इसमें क्या है आपका देखो क्वेश्चन वही है, अब की बार क्या सेम है भाई i, तो नीचे वाली क्वांटिटी r इज इक्वल्स टू v बाई आई, i क्या है सेम है तीनों के लिए ही, इधर i है ना अब की बार। ठीक है, तो v चेंज होने से r चेंज होगा, तो ये क्या है डायरेक्टली है, तो जिसका v3 v2 और v1, अब जिस ऊपर है ना क्वांटिटी तो ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, अब ये भी बताया था मैंने ऊपर वाली चीज ज्यादा तो ये भी ज्यादा, कम तो कम, तो अब v देखो किसके लिए ज्यादा भाई R3 के लिए, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहीं आप रट के चले जाओ कि ऐसा ऐसा ग्राफ था इसमें तो ये था ना, आप डायरेक्ट आपका फॉर्मूला याद करो r इज इक्वल्स टू v बाई आई। अगर इधर आई है तो देखो आई को तो मतलब देखना ही नहीं, आई तो यहाँ सबके लिए सेम हो गया, ऊपर वाले के साथ रिलेशन देखना है, ऊपर है तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। अगर इधर v है और आई चेंज हो रहा है तो आई तो अपॉन है, आई बढ़ने से तो आर क्या होगा
कम होगा, और आई कम होने से आर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है। हो गया भाई ओम्स लॉ आपका। नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 4 फैक्टर है आपके भाई। एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या है, डायरेक्टली, और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, अवरोध। मैं ये जो रेजिस्टेंस बोल रही हूं ना, हिंदी में अवरोध होता है, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, नाम से ही है भाई। अवरोध यानी रुकावट, यानी कि ऑब्स्टैकल। जब आपका करंट फ्लो करता है ना किसी कंडक्टर में से या वायर में से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसके पाथ में जो रुकावट पैदा करता है ना, वही क्या होता है आपका, अवरोध कहो या रेजिस्टेंस कहो, जिसकी यूनिट आपने अभी अभी पढ़ा ओम, जिसका फॉर्मूला अभी अभी आया V = IR से। ये 3 चीजें हैं आपस में, ये रिलेशन याद रख लो। जिसकी वैल्यू निकालने हैं वो एक साइड, बाकी एक साइड। R = क्या हो गया बोलो, V/I। यूनिट आपको पता ही है क्या है, ओम। तो फैक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भाई, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसलिए तो घरों में अलग अलग जगह अलग अलग सॉकेट लगाए जाते हैं। अगर एक ही वायर में तो हमें जगह जगह खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही वायर को पूरे घर में ही अपना लगा देते हैं। इसलिए तो लेंथ ज्यादा करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से ये बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा बोलो, V/I का तो वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वायर तो वही है आपका। तो करंट क्या हो जाएगा भाई, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें तो घरों में करंट क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा चाहिए ना, तभी तो आपके इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, तो एरिया के क्या है भाई, इनवर्सली जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अब आप खुद से ही लगा लो, अगर आपके रास्ते में ज्यादा रुकावट होगी तो आप इजिली मूव नहीं कर पाओगे ना। ऐसे ही है, करंट को मूव कर रहा है, बीच में उसको अवरोध पैदा कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे तो आपने ऑटोमेटिक ही रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसलिए लेंथ को कम रखो, एरिया को क्या कर दो, बढ़ा दो। ये एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक तो वायर आपने ये ले लिया, एक वायर आपने ये ले लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स इस एरिया की बात कर रहे हैं, A = πr²। क्योंकि आप वायर को देखोगे ना तो इधर से क्या होता है आपका, सर्कुलर शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, ये आपकी लेंथ रहती है, यहाँ आप मैथ में इसको हाइट बोल देते हो। ठीक है, और ये आपकी कितनी रेडियस का, कितनी मोटाई का वायर है आपका। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली है, और टेम्परेचर के भी क्या है भाई, डायरेक्टली है। अगर किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर, क्योंकि अगर जो घरों में वायरिंग होती है वो किसकी होती है भाई, कंडक्टर की होती है। अगर सेमी कंडक्टर आ जाए, घुमा दे थोड़ा सा, सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस के क्या होती है भाई, टेम्परेचर के क्या होता है, रेजिस्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तभी तो गर्मियों में ज्यादा कट होता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है गर्मियों में। टेम्परेचर बढ़ जाता है मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट हो तो उतने ही पड़े हैं। तो इसलिए तो क्या गर्मियों में कट ज्यादा मिलते हैं लाइट के एज कंपेयर टू विंटर। आपको भी पता है सर्दियों में लाइट ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम और करंट क्या हो रहा है आपका, ज्यादा हो रहा है। सेमीकंडक्टर, ये जो सोलर सेल, सोलर पैनल वगैरह होते हैं ना, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। ठीक है, यही आपके सेमीकंडक्टर मेनली आपके दो ही चीज के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली। आपको पता ही है जितनी ज्यादा धूप उनके ऊपर पड़ेगी, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उनके ऊपर जाएगा तो उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा करंट देते हैं। आपको भी पता है गर्मियों में जल्दी चार्ज हो जाती हैं बैटरियां और सर्दियों में कम होती है। तो ये सेमीकंडक्टर तो क्या है, इसलिए तो हमने बनाए हैं सोलर सेल वगैरह, सोलर प्लेट वगैरह। आजकल तो हर जगह यही चल रही है आपकी। ठीक है, कंडक्टर में ये डायरेक्टली रहता है। क्यों रहता है भाई, इसका क्या लॉजिक है, अगर आपको ये देखना है ज्यादा डिटेल में तो आप वहां चले जाना। इस यूनिट को मैंने ब्रीफ में करवा रखा है। ठीक है, 10th वाली आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है भाई नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगा भाई। क्या पता सिल्वर की है, सिल्वर मतलब एजी, एल्यूमिनियम, कॉपर। आपको पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किसका होता है, सबसे ज्यादा करंट किस में से फ्लो करता है, सिल्वर में से, फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसे ही है ये। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भाई। अब आपका कई बार इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको हटाएंगे तो क्या भाई, कोई कांस्टेंट आएगा L/A, इसको बोलेंगे रो।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, हिंदी में नाम ही अलग है बस, बाकी काम एक ही है। तो यहां आपको 4 फैक्टर दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4, 3 दे देगा, कोई 4th पूछेगा। लेंथ देगा, मीटर में बनाना है, तभी आप रेजिस्टेंस की यूनिट ओम लगा सकते हो। एरिया दे दे डायरेक्ट, एरिया की पहचान मीटर स्क्वायर में मिलेगा आपको या सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर को मीटर में आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर से, ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा आपका। तो 4 चीजें, 3 दे देगा, 4th आपसे पूछेगा। मान लीजिए रो पूछ रहा है, तो रो को इधर रखो, RA/L, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, ओम मीटर। कई बार इसकी यूनिट भी पूछते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर या फिर हाँ ओम मीटर, ये भाई, ठीक है। रेजिस्टिविटी कहो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो या हिंदी में तो एक ही बात है, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधता, ये रेजिस्टिविटी, इसमें यहां लगा है इसलिए ये ताउर लग गया इसका, ठीक है, प्रतिरोधकता। एक सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी नेचर ऑफ सब्सटेंस में रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। कहीं फॉर्मूले में सोचे डायरेक्टली है तो इनवर्सली है ना। रेजिस्टिविटी नोट करके लिख लो, इट डिपेंड्स, इट कौन भाई, ये रेजिस्टिविटी जिसको मैंने इस पी से ऐसे रो से लिखा है, इट डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ सब्सटेंस। पेपर में कई बार ये कहेगा कि लेंथ को डबल कर दो, एरिया को हाफ कर दो, तो बताओ उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा नो डाउट, बट अगर वो पूछे कि रेजिस्टिविटी पे क्या ये रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट लिखा मिलेगा, या तो डज नॉट चेंज लिखा मिलेगा, या फिर रिमेन्स सेम। हिंदी में तो एक ही बात लिखी मिलेगी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, एक समान रहेगा आपका क्या भाई, प्रतिरोधकता आपका एक समान रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में अलग अलग आपके मिल सकते हैं, इसमें यही क्वेश्चन पूछते हैं। अब कैसे भाई, इसका मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, या तो लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, अब डिपेंड करेगा ना लेंथ को कैसे कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कि इसके 2 मेथड है भाई। फर्स्ट है भाई एडिंग, ऐड का मतलब तो सबको ही पता होगा, हिंदी में भी क्या भाई, जोड़ने से। मान लीजिए आपका पहले L लेंथ का वायर था, अब आपने उतनी ही लेंथ का वायर एक और जोड़ दिया, तो अब लेंथ कितनी होगी भाई, पहले L थी, अब बाद में कितनी होगी भाई 2L, यानी कि L से कितनी हो रही है 2L। तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर भाई एडिंग कर रहा है ना, तो R इज इक्वल्स टू NR, आर न्यू, ये मैंने ओल्ड लिख दिया, जो पहले था ना रेजिस्टेंस, क्या पता कई बार ये पूछता है कि आर न्यू और आर ओल्ड का रेशियो बताओ, क्या पता रेशियो पूछ ले, या आर ओल्ड पूछ ले, या आर न्यू भी पूछ सकता है। अगर आर ओल्ड पूछेगा तो आर न्यू बाई एन हो जाएगा। एन का मतलब क्या भाई, एन का मतलब है एन टाइम्स। अगर आपको कह दे देखो अब डबल किया है ना आपने, पहले एल था अब कितना हो गया 2L, ये डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस आर न्यू कितना हो जाएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ आर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अब मैं कहूं भाई 5 टाइम्स आपने लेंथ को बढ़ा दिया बाई एडिंग, ये वर्ड जरूर ध्यान दे देना, ऐसा सेम मटेरियल का आपने उसमें ऐड करके बनाया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। आर न्यू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने वाले का, ठीक है। या फिर आर न्यू बाई आर ओल्ड, तो इसको इसके नीचे लेके आओगे तो 5/1 यानी कि 5:1, क्या पता वो आर ओल्ड बाई आर न्यू पूछ रहा हो भाई, ठीक है। तो ओल्ड के नीचे न्यू तो 1/5, 1:5, तो दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान से देखना। आर न्यू बाई आर ओल्ड पूछा है या आर ओल्ड बाई आर न्यू, ये कहेगा कि पहले ये है बाद में क्या हो जाएगा, तो पहले वाले को हमने ओल्ड पुराना बोल दिया, अब जो आया है चेंज करने के बाद लेंथ ऐड करने के बाद उसको क्या बोल दिया हमने, न्यू बोल दिया। अब बाई स्ट्रेचिंग, ये तो बहुत आसान था, जितने टाइम्स कहे भाई डबल कहे, बाई एडिंग आपने दुगना कर दिया तो वो भी दुगना हो गया, 5 गुना कर दिया 5 गुना हो गया, 6 गुना कर दिया 6 गुना, हाफ कर दिया तो हाफ हो जाएगा, 1/3 कर दिया 1/3, 1/4 कर दिया तो 1/4, ये तो एडिंग का हो गया। एडिंग का रिजल्ट आर डैश लिख दूं जो बाद में आया उसको, और इसको n टाइम्स ऑफ आर जो पुराना था, ये ओल्ड था आपका, ये क्या था न्यू था। अब मैं बाई स्ट्रेचिंग करूं भाई, स्ट्रेचिंग का मतलब आपने वायर ले लिया और उसको ऐसे खींच दिया,
ठीक है। खिंचाव से अगर आपने उसको बढ़ाया, अब आप देखो लेंथ बढ़ रही है तो एरिया उसी पोर्शन में क्या हो रहा है, कम भी तो हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी लेंथ क्या है, स्ट्रेच करने से लेस हो रही है लेंथ, एरिया भी तो सॉरी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, आपने स्ट्रेच कर दिया से बढ़ा दिया, बट एरिया क्या हो रहा है उस टाइम लेस हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही आप अगर पूरा आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ले, रो लगा के आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए का यूज करके ओल्ड और उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो करते हो तो आर न्यू किसके इक्वल आएगा भाई, एन स्क्वायर, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा आर ऑफ ओल्ड। ये बात ध्यान रखना, पेपर में यही वाला ज्यादा पूछता है भाई। ये कहता है कि बाई टेम्परेचर कह दे या बाई वर्ड मिल जाएगा ना तो इसका मतलब उसने बाई स्ट्रेचिंग ही किया है, ठीक है। बाई स्ट्रेचिंग अगर वो खींच के उसको डबल कर देता है, लेंथ को डबल कर देगा तो एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई, लेंथ डबल तो एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सोल्व करोगे तो एन स्क्वायर टाइम्स आएगा। अगर आपने लेंथ को ही कहेगा भाई, लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो 2 का मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, एन का स्क्वायर 2 टाइम्स किया, एन का मतलब ये है कि कितने टाइम्स किया है, अगर हाफ किया है तो हाफ का स्क्वायर, 2 टाइम्स किया है तो 2 का स्क्वायर। तो ये वाला आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। आपका कई बार पूछा गया हो गया ये यहाँ से आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट रहता आपका कितना, 1 मिनट रुको भाई। नेक्स्ट आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स का उष्मीय प्रभाव, हिंदी में बोलेंगे जूल का उष्मीय प्रभाव, जूल नाम के साइंटिस्ट ने, या उष्मीय प्रभाव या नियम जो भी है, जूल H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। कहने का मतलब अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है उसमें कोई भी आपने हीटर वगैरह देखा होगा भाई, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हीट बढ़ती है, और जितना करंट दे रहे हो, जितने टाइम आप चला रहे हो, हीट क्या होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक बंद कमरे में रखो हीटर को और उसमें एक तो आपने 1 घंटे चलाएगा, आप 4 घंटे चलाओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का सिनोनिम्स कहते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ती है, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हीट कहो या फिर एनर्जी कहो या फिर वर्क डन कहो, मैंने बताया था ना तीनों एक ही बात है, कोई एनर्जी कह दे, हीट कह दे, वर्क डन कह दे, इसका फॉर्मूला ये क्या आ गया भाई, इधर से ही आपकी पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या होती है भाई, पावर तो हर कोई चाहता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस हिसाब से आप वर्क कर रहे हो, वर्क पर यूनिट टाइम, अगर नीचे टाइम है तो पावर है, अगर नीचे चार्ज है या आवेश है तो क्या था, ये आपका V था, याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होती। तो यहां से वर्क क्या हो गया, वर्क कहो या फिर एनर्जी अपॉन टाइम कहो या फिर हीट अपॉन टाइम कहो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो यहां से एनर्जी क्या आ जाएगी बोलो, पावर इनटू टाइम, पावर मतलब शक्ति, हिंदी में इसको शक्ति बोलते हैं भाई, ठीक है। टाइम समय रहता है आपका, ई एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हो हिंदी में, ठीक है। तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, कई बार यही क्वेश्चन आता है, पावर दे देता है, पावर की यूनिट क्या रहेगी भाई बोलो, जूल पर सेकंड, क्योंकि हीट वर्क एनर्जी जूल होती है, टाइम की सेकंड, और भाई वाट नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, इसलिए क्या है इसकी यूनिट क्या है, वाट। और कई बार ये KW लिखा मिलेगा, किलोवाट, यानी कि 10 की पावर 3 वाट, यानी कि किलो का मतलब 1000 ना, 1000 वाट भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी बिगर यूनिट जो रहती है, कई बार HP लिखा होता है ना मोटरों पे, 2 HP की, 3 HP की, ये क्या होती है, पावर ही तो होती है इसकी। 1 HP किसके इक्वल होता है, 476 वाट हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, लिखा होता है ना 2 HP की पावर है, 3 HP की पावर है, इंजन वगैरह पे लिखा होता है। तो ये क्या होती है, उसकी पावर ही बताता है कि वो उसकी कितनी अक्षमता है, पावर शक्ति का हो या अक्षमता का हो भाई, ठीक है। तो 746 वाट, 1 HP किसके इक्वल होता है, 746 वाट, ये बिगर यूनिट है इसकी, HP, छोटा h और p ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो यहीं से आपकी पावर दे देगा, एनर्जी पूछेगा, टाइम दे देगा। ये कहेगा कि भाई कोई बल्ब है जिसपे 220 वाट लिखा हुआ है, मीन्स उसकी पावर है, तो 2 आवर्स में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, या कितना ग्लो करेगा या कितना वर्क डन करेगा, बात एक ही है। तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर बोलो कितनी है 220, टाइम कितना है 2 आवर, आवर है तो आपकी यूनिट क्या लगाओगे, वाट आवर, या फिर इसको किलोवाट में बनाओगे तो वाट को किलोवाट बनाओगे,
ठीक है। अरे 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट ना, और वाट को किलोवाट में बनाना है तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। कई बार आंसर किलोवाट आवर में होता है, एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर है। पावर के साथ अगर टाइम लग जाता है तो यूनिट किसकी बन जाती है, एनर्जी की, और टाइम नहीं लगा है, देखो यहाँ खाली वाट है, अगर इसके साथ मैंने सेकंड लगा दिया तो किसकी यूनिट हो जाएगी भाई, वाट सेकंड एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये पहचान है कि एनर्जी गिवन है या फिर आपकी पावर गिवन है, तो पावर या एनर्जी। और भी फॉर्मूले हैं इसके, देखो कौन कौन से, न्यूमेरिकल वगैरह कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं कल करवाऊंगी आपके। ठीक है, तो यहां से देखो हीट था भाई, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पावर इनटू टाइम, ये तो आपका पढ़ा ही है। तो पावर के अगर 3 फॉर्मूले आएंगे तो एनर्जी के भी आ जाएंगे, या एनर्जी के 3 है तो पावर के भी हो जाएंगे। तो पावर क्या है, हीट की वैल्यू क्या है, ये पढ़ी I² RT डिवाइड बाई टी। तो ये हो गया आपका, क्या आ गया भाई, पावर I² R। क्या पता टाइम गिवन ही ना हो, आप पावर में ढूंढ रहे हो भाई, टाइम होगा वर्क होगा तभी आएगी, नहीं I और R। I का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस या फिर अवरोध। ठीक है, I और R गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, इसकी यूनिट वही वाट रहेगी। और आपका V इज इक्वल्स टू IR, ये था या नहीं था, तो अगर I गिवन नहीं है तो I की वैल्यू पुट कर दो भाई, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई R। यहाँ पुट करो, I की वैल्यू P कितना आ जाएगा बोलो, I की जगह मैंने लिखा V बाई R, तो I² था तो V² बाई R² इंटू R, एक R से R कैंसिल, V² बाई R। तो ये दूसरा फॉर्मूला पावर का। तीसरा भाई एक बार I की वैल्यू पुट कर दी, अब दूसरे में इसी से ओम्स लॉ से किसकी वैल्यू पुट कर दो, R की। R क्या है बोलो, V बाई I, R इधर, इसको इसके नीचे लेगी, R की वैल्यू इसमें फिर पुट करो, ये पावर का फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला। R की जगह पुट करो भाई I² R, R इज इक्वल्स टू V बाई I, एक I से I कैंसिल, V I। कई बार ये आपका यूज होता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए भाई ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। क्यों कर लो है भाई, हमें सिर्फ ये पता है पावर वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का ये I² RT, टाइम से टाइम कैंसिल, I² R पता है। अगर I और R गिवन आप ये लगाओ, नहीं गिवन है तो आपके पास ओम्स लॉ पड़ा है, ये आपका सेंट्रल फॉर्मूला है। इसी से आप I से V में, V से I में, I से को R में, कोई भी 2 चीजें गिवन होंगी, थर्ड यहाँ से उठा के अगर आप I की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा, अगर आप R की वैल्यू पुट कर दोगे इसी फॉर्मूले से तो ये VI बन जाएगा आपका। ठीक है, यही फॉर्मूले है, कल कैसे बिल निकालते हैं, कैसे क्या होता है न्यूमेरिकल, वो समझाती हूँ। फॉर्मूले आपके यही थे भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।